नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज हम ख़ास तौर से बात करेंगे जो नई तालीमी पॉलिसी है उसके ताल्लुक़ से कि इस नई तालीमी पॉलिसी में कितना कुछ नया है और कितनी कुछ ऐसी गुंजाइश है जिससे तालीम का मेयार और तालीम का जो विस्तार है वो दोनों मुमकिन हो सके। साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या इस तालीमी पॉलिसी में कुछ ऐसी गुंजाइश भी है, कहीं और इसमें बेहतरी हो सकती है, क्योंकि मुल्क के कई गोशों से और कई अलग अलग ज़बान के जानने वालों से और कई ख़ित्ते के जो माहिर तालीम हैं उन्होंने इस पर अपनी राय दी है। तो ख़ास तौर से इस पर हम आज बात करेंगे। जो नई तालीमी पॉलिसी है उस पर क्या है तासुरात। अंग्रेजी में बच्चा पीछे न रहे ताकि बाकी दुनिया से मुकाबला कर सके। प्राइवेटाइजेशन विदाउट स्ट्रिक्ट रेगुलराइजेशन, बैनुल-अक़वामी ज़बानों में अरबी का शामिल न होना हैरान करता है। तो 34 साल के बाद नई तालीमी पॉलिसी जो है वो वजूद में आई है और इसको जिस तरह से जब इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी तो इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी अहम बातें बताई गई और सबसे अहम ये था कि जो मजमूई इंदराज है, तनासुब का जो इंदराज है उसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का हदफ रखा गया है, जिसमें स्कूल की तालीम से लेकर आला तालीम तक में कई अहम तब्दीलियां भी की गई हैं। लेकिन इन्हीं तब्दीलियों के साथ साथ नई एजुकेशन पॉलिसी के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कई इसमें और मज़ीद मशवरे या यूँ कह लें कि मुतालबात में शामिल हो गए हैं और इसमें जो इस बात पर जोर है कि क्वालिटी एजुकेशन की से बार बार बात कही गई है। क्वालिटी एजुकेशन बेशक हो, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन अगर बहुत महंगी होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क का एक बड़ा तबका जो पसमानदगी का शिकार है वो इससे महरूम रह जाए। ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए नंबरात का कुछ मुतबातिल भी हो, उसकी बैकवर्डनेस देखी जाए कि वो अगर किसी बैकवर्ड ज़िले से आता है या बैकवर्ड फैमिली से आता है तो उसे किस तरह का सपोर्ट दिया जा सकता है ताकि जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ है एजुकेशन का वो सामने आ सके। और इस पर हमारे साथ बहुत सारे एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, ख़ास तौर से इस पर जो रोशनी डालेंगे। हम आपको बताएं कि इसमें शिवम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उनका क्या तासुर है, और अजय उपाध्याय हैं तर्जुमान कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर संजय सिंह बघेल भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने काफ़ी कुछ इस पर मुताला भी किया है और कुछ और माहिर तालीम हैं जिनका हमने स्टेटमेंट मंगाया है ताकि आप उनकी बातों को भी सुने और ये समझें कि वो इसमें मज़ीद क्या शामिल होता देखना चाहते हैं। तो शिवम त्यागी जी और अजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में, खबर ख़ास में। हम शुरुआत करते हैं पहले आपको ये बताने से कि इसमें कुछ अच्छी बातें क्या हैं। ज़फ़र महबूब साहब हैं, माहिर तालीम हैं, उनका पहले आपको एक बयान सुनाते हैं। बयान है वो 2 दफ़ा हुआ करेगा, साल में 2 दफ़ा, तो वो अच्छी बात है, ज़्यादा चॉइस मिल रही है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें जो सब्जेक्ट्स की चॉइस है कि मज़ामीन क्या क्या बच्चा पढ़ेगा, तो उसमें भी वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि ये नहीं कि अगर साइंस पढ़ रहा है तो सिर्फ साइंस ही पढ़ता रहेगा और अगर आर्ट्स पढ़ रहा है या कॉमर्स पढ़ रहा है तो सिर्फ वही पढ़ेगा। हालांकि उसको पढ़ाने के लिए दिक्कतें आएंगी, यूनिवर्सिटीज़ में तो इंतज़ाम है, लेकिन जो कॉलेजेस हैं उनमें तो टीचर्स को रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से उनको ट्रेन करना पड़ेगा इस काम के लिए। फिर ये कि एक बच्चों के लिए जो है, स्कूली बच्चों के लिए कि हफ्ते में 1 दिन बैग नहीं ले जाना होगा, उसको बैग लेस दिन होगा, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये कि तालीम जो है वो 5वें दर्जे तक जो अपनी इलाक़ाई ज़बान है, मादरी ज़बान, इलाक़ाई ज़बान, उसमें दी जाए तो वो भी काफ़ी हद तक तो अच्छा ही है। लेकिन ये कि अंग्रेज़ी में बच्चा पीछे न रहे ताकि बाकी दुनिया से मुकाबला। तो आपने ये सुना कि इनमें कुछ अच्छी बातें क्या थी। अब मैं जल्दी से आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस पर एतराज़ात किस बात को लेकर हो रहे हैं। मुबारक कापड़ी हैं, बड़ा नाम है उनका एजुकेशन के फील्ड में। मुबारक कापड़ी साहब को सुनते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। रही है कि इस मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा जो है हम खालिस
तालीम के लिए इस्तेमाल करें जो उस पर कभी अमल नहीं हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान गाँव में बसता है, गाँव के बच्चों के लिए इसमें से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कमर्शलाइजेशन जो है उसका होने का डर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो आलमकारी है, बाहर के जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे, उसके बाद में ये आला तालीम और मयारी तालीम और क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए मुमकिन हो पाएगा। इसमें एक और एग्जिट पॉलिसी का कहा गया कि कहीं भी एग्जिट अब ले सकते हैं, ये कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन बहुत हद तक ये बुरी बात होगी, क्योंकि बच्चे तो एग्जिट ही चाहते हैं। 7वीं क्लास में बोलेंगे अरे कुछ तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एग्जिट ले लो, तो ड्रॉप आउट जो है इसमें बढ़ जाएंगे। मुतबादिल दाखिले के लिए जो 12वें दर्जे के बाद जो ग्रेजुएशन में दाखिला होता है, उसमें अभी सिस्टम जो है वो सिर्फ कितने नंबर आए हैं 12वें में इसके ऊपर मुनहसर है। तो उसमें अगर ये कर दिया जाए कि उसका एक मुतबादिल पैमाना बना दिया जाए दाखिले के लिए, नंबरों से तय होता है कि काबिलियत क्या है, तो अगर उसके साथ साथ बच्चे की जो बैकवर्डनेस है उसको भी कुछ नंबर दिए जाएं कि जिस ज़िले का है उसमें कितनी बैकवर्डनेस है, और जिस फैमिली से ताल्लुक़ है उस वहाँ तनख्वाह कितनी कम है, आमदनी कितनी कम है, वगैरह वगैरह, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मदारिस का जो नुमाइंदगी है मदारिस की, वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में होनी चाहिए, जो बनाए जाने का, और नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी होना चाहिए। ख़ास स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है जिन जोन्स में, उसके लिए स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनाए जाएंगे। तो अगर वो रूह देखी जाए तो फिर तो लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो रिटेन होना चाहिए, जो वोकेशनल। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि डॉक्टर संजय सिंह बाघेल भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजय, आपके पास ही हमारे हैं, चूँकि आप माहिर तालीम है, एजुकेशन पर आपकी पकड़ है। ये जो नई तालीमी पॉलिसी है, क्या इसकी ज़रूरत थी मौजूदा वक्त में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, जिस एजुकेशन पॉलिसी को पिछले हर साल में बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह शिक्षा बदल रही, तकनीक बदल रही है, उसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है देर आई दुरुस्त आई, क्योंकि 1986 के बाद देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही, मतलब पूरे 34 साल लग गए इसको लाने में। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, बहुत सकारात्मक ढंग से स्वागत करता हूं, क्योंकि पूरा दुनिया बदल रहा है। जी, तो देखिए इसमें कुछ बहुत मूलभूत परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ी चीज की प्री प्राइमरी लेवल से यह यदि प्रारंभ करें तो प्री प्राइमरी लेवल में अभी ये था कि जो प्राइवेट के स्कूल के बच्चे थे, जो कॉन्वेंट के बच्चे थे, सिर्फ उनको ये अधिकार था कि वो प्री नर्सरी करें, फिर फर्स्ट में जाएं। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी ने एक तरह से सभी को समान अधिकार दिया गया कि प्री प्राइमरी और नर्सरी सबको अधिकार दिया जाएगा। जी। फिर उसके बाद 1 से 5 तक का उन्होंने कहा कि भैया आपको जो मातृभाषा और 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत पढ़ाई करनी होगी। जी। और इसका सिलेबस अभी डिजाइन नहीं हुआ, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा जिक्र हुआ है उसमें ये कहा गया है कि एनसीईआरटी इसका इस तरह कोर्स बनाएगी जो खेल खेल में इसको सिखाया जा सके और समझाया जा सके। जी। तो इस तरह से अप्लाइड तरह से आपकी पढ़ाई पूरी होगी। फिर दूसरे स्टेज पे हम आते हैं तो ये है 6 to 8 तक का। 6 to 8 में सबसे बड़ी चीज क्या की गई है कि हम लोग जो आप देखिए तो हम लोग एक टेक्नोलॉजी से एकदम से परिचित नहीं है। हम लोग आज पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन हम लोग माइग्रेंट है, क्योंकि पढ़ाना हमारी आवश्यकता है जी। और इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। लेकिन जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो हाथ में मोबाइल और टेक्नोलॉजी लेकर पैदा हो रहा है, तो एक तरह से वो नेटिव हुआ। तो उसके लिए 6 लेवल से ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे विद टेक्नोलॉजी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इस एज में कहते हैं कि आपका बच्चा जब होता है 5th के बाद एकदम उसका दिमाग मैच्योर होने लगता है, और 15 साल तक उसका ग्रास्पिंग पावर सबसे अधिक होता है जी हाँ। क्योंकि जैसे ही हार्मोनल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा कहीं उसका ग्रास्पिंग पावर डिक्रीज होता है। तो विद एप्लीकेशन जो स्किल के साथ यहाँ पढ़ाने की बात की गई है, जैसे एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि ये जो है आपको स्किल ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की गई है, और 6 से ही एक तरह से आपको प्रोफेशनल कोर्सेज को
यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आप इंटर्नशिप भी कर सकता है। कोई बच्चा मान लीजिए IT में इंटरेस्टेड है, कोई आर्ट में इंटरेस्टेड है, कोई पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो जाके अपनी कंपनी में अपने गुरु को, जहाँ भी कोई संस्थान है वहां जाके इंटर्नशिप करके उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकता है। जी। तीसरा जो है 9 to 10 लेवल का है, थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं। आप एक विषय को चूज करना होगा और उसमें पूल आपकी सब्जेक्ट बना दिए जाएंगे। आप वो जो थ्री स्ट्रीम थी कि भैया कॉमर्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है या आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, ऐसा कोई बैरियर नहीं। हिस्ट्री के साथ आपको फिजिक्स का भी आपको इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लिटरेचर के साथ जो है फाइनेंस पढ़ना चाहता है वो भी कर सकता है। तो एक बड़ी अच्छी का बात की गई कि आपको ओपन कर दिया गया। लेटर इन द लाइफ आजकल देख लीजिए कि जो बड़ी इबिलिटी यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पे जा रही है। अब मान लीजिए लिटरेचर। लेकिन डॉक्टर संजय, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है, आपने हार्वर्ड का नाम तो ले लिया, लेकिन हार्वर्ड के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और हार्वर्ड की जैसी उतनी सुविधाओं से लैस हमारे यहाँ आप कितने इंस्टीट्यूशंस को देख पाते हैं हिंदुस्तान में? नहीं, बिल्कुल ये मैं बताना चाहूंगा। हम कहें कि आप मान लीजिए 0 है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में एक जगह ये भी कहा गया है कि हम 6% तक GDP का ग्रोथ लाएंगे और एजुकेशन में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है डॉक्टर संजय, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं, थोड़ी देर आप रुकेंगे और फिर तफसील से आपसे बात करूंगा। थोड़ी देर आप रुकिए। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं BJP से और अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से। चलिए मैं शिवम त्यागी के पास ही जाता हूं। शिवम त्यागी जी, मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे ये है यहाँ पर कि इसके आप 4 अच्छे बिंदु गिना दें और क्या आपको लगता है कि इसमें मजीद यानी और कुछ अच्छा किया जा सकता था या उसमें कुछ कमी रह गई हो कहीं पर? शिवम त्यागी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं 4 इसमें नहीं गिना सकता, क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं आपसे बात करने वाला हूं डिटेल। सबसे पहले तो अगर मैं आपको अगर शुरुआत करूं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कोई देश आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, जहां पर चीजें इतनी तेजी से मूव होती हैं, हर 5 साल में जनरेशन बदल जाती है, और उसके बाद इस देश को एजुकेशन नीति को बदलने में 34 साल लग गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा, आपसे 5 साल छोटे और आपसे 5 साल बड़े जो लोग हैं, उनकी और आपकी थॉट प्रोसेस में जमीन आसमान का अंतर है। जहां 5 साल में दुनिया बदल रही है, हम 34 साल में शिक्षा नीति नहीं बदल पाए। पहला वेलकमिंग स्टेप। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आज हमारे देश में अगर पढ़ाई को लेकर बात करूं, स्टूडेंट के ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं। स्टूडेंट कुछ नया सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी याददाश्त कैसे मजबूत की जानी है, किताबों को पढ़कर सिर्फ उनको जाकर एग्जाम में रेटाफिकेशन करके आगे कैसे करना है, सिर्फ इसी चीज पर फोकस है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे अपनी याददाश्त मजबूत करनी है तो मैं योगा करूंगा, च्यवनप्राश खाऊंगा, मुझे रट्टा नहीं लगाना है। एजुकेशन का मतलब होता है, जब आप हार्वर्ड की बात करते हैं, जब आप बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जब आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, आप बात करते हैं रिसर्च की, आप बात करते हैं कि कुछ नया सीखा जाए, आप बात करते हैं कि आपको थोड़ा स्पेस मिले। हम कहते हैं, अब जैसे कि इंडियन कंट्री में अगर हम आज की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि आपको अगर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो ज्यादातर स्कूलों में अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं मेजर पॉइंट की बात करूं तो सरकार यहां पर कहती है इस नई शिक्षा नीति में कि सेकेंडरी स्कूल से चाहे तो स्कूल में कोई भी स्कूल एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऑप्ट कर सकता है या 2 फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शिवम त्यागी, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं। फॉरेन लैंग्वेज से बड़ी अच्छी एक बात याद आई। हमारे साथ हमारे पास एक स्टेटमेंट है कलीमुल हफीज साहब का। कलीमुल हफीज जो अलम इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं। कलीमुल हफीज को सुनते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज के ताल्लुक से क्या कमी उन्होंने इसमें दिखाई है। जरा सुनिए उनको। कलीमुल हफीज। ज़्यादा ज़बानें सीखने की बात कही गई है, वहीं बैनुल-अक़वामी ज़बानों में अरबी का शामिल ना होना हैरान करता है, चूँकि तकरीबन 45 मुल्कों में बोली जाने वाली ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और वहाँ हिंदुस्तानी भी तकरीबन 1 करोड़ की तादाद में काम करते हैं जहाँ अरबी बोली जाती है। तो ऐसी ज़बान का शामिल ना होना किसी दूसरी तरफ इशारा करता है। दूसरा, हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम और लिटरेसी रेट में मदरसा एजुकेशन का एक ख़ास किरदार रहा है, अहम रोल रहा है, और उसको इग्नोर किया गया है। वो भी कहीं ना कहीं हुकूमत की हिकमत और उसके एजेंडे को जाहिर करता है। तो शिवम त्यागी, आपने सुना कि अरबिक को फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। क्या लगता है कि कमी हो गई, चूक हो गई?
देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं फॉरेन लैंग्वेजेस की, तो अगर आप इस डेटा पर जाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जनरेशन के लिए, और अगर बात करें खास तौर पर आपका जो ओरिएंटेशन होता है उन सब जनरेशन के लिए, कितने लोग अरेबिक लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं और उससे कितना रोजगार वहां पर जनरेट हो रहा है, अगर हम उस डेटा को निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0.23% भी नहीं है। इसके अलावा देखिए, अभी हम बात हार्वर्ड की कर रहे थे। हार्वर्ड में हिंदी पढ़ाई जाती है, जहां से उनके, लेकिन जब हम यहाँ पे अरबिक का सवाल उठाते हैं तो यहाँ पे बात आती है उससे जो रोजगार कितना मिला। रिसर्च में कोई जरूरी नहीं कि जिस साल आप रिसर्च करें उसी साल आपको रोजगार मिल जाए, उसी साल रिसर्च से कुछ नया कुछ सामने आ जाए। इस बात को आपको मेरे ख्याल से मानना चाहिए कि अरबिक अगर इसमें शामिल नहीं है, 54 कंट्रीज में अरबी बोली जाती है, वो नहीं है तो वो शामिल होना चाहिए था। डॉक्टर मिस्टर अजय उपाध्याय, आपके पास भी थोड़ा आऊंगा, मैं सबके पास बारी बारी से आ रहा हूं। मिस्टर अजय उपाध्याय, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो यह है कि 34 साल क्यों लगे? इससे पहले आपकी पार्टी की सरकार रही है, क्यों आपने अपने वक्त में यह अहम फैसला नहीं लिया देश के हित में? देखिए, पहली बात तो है कि 34 साल में ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति के संदर्भ में जो नीतिगत फैसले हैं वो नहीं हुए हैं। नीतिगत फैसले ऑटोनोमस यूजीसी का पूरा ग्रुप है, पूरे इंटेलेक्चुअल्स हैं और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने अपने हिसाब से, चाहे जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी या देश के अलग अलग भागों में शिक्षा पर अपने अपने उनको ऑटोनोमी है, वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बनाते रहे हैं। और जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की बात है या उसको लागू करने की बात है, नए शिक्षा नीति लाने की बात थी, तो उसकी चर्चाएं यदि आप 34 वर्ष कहते हैं तो 34 वर्ष में पिछले वाजपेयी जी के भी 4-5 साल के कार्यकाल को आप जोड़ लेते हैं कि उन्होंने भी निसफल हो गए। ऐसा नहीं है, लगातार शिक्षा के अंदर में जो चेंजेज आने चाहिए थे, जो परामर्श देती थी यूजीसी और बाकी इंस्टीट्यूशन, उसको लागू किया जाता था और परिवर्तन होते रहते थे। हाँ, एक समूल परिवर्तन की बात यदि आप करें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अभी शिक्षा नीति आई है वो मानवीय विकास, ज्ञान प्राप्ति, क्रिटिकल थिंकिंग का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य को दरकिनार किया गया, क्योंकि अब की बार है ये मोदी सरकार, तो सब चीज दरकिनार होगा। सिर्फ अपना उसमें अमली जामा पहनाने की बात है। यदि बात करेंगे तर्कसंगत कार्य योजना की, स्पष्ट रूप से कोई परिभाषित लक्ष्य की या सोच, दृष्टि एवं सही आर्थिक संसाधनों को कैसे जुटाया जाए, तो सभी जगह ये पूरी शिक्षा नीति फेल है। शब्दों का दमक जरूर है, चमक दमक दिखावे हैं और आडंबर का आवरण सिर्फ इसमें लगाया गया है। मैं संक्षिप्त में 2-3 बिंदु बता देता हूं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं इसमें। न किसी से परामर्श हुआ, न कोई चर्चा हुई, न विचार विमर्श हुआ और न पारदर्शिता इसमें बरती गई। कोरोना के बीच में इतने बड़े डिसीजन जो पूरे देश को प्रभावित करेगा, उसको अचानक आनन फानन में लाया गया। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, डिबेट होता और उसके बाद जब ये बातें आती तो जो विरोध का स्वर है वो नहीं होता। सिर्फ इन्होंने आरएसएस और भाजपा के लोगों से डॉक्टर, ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। डॉक्टर संजय, 2-3 पॉइंट यहां पर हैं। एक तो ये है कि क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ हायर एजुकेशन है? हम ग्रास रूट लेवल से क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा मुल्क जहां पर अभी भी स्टूडेंट्स को स्कूलों तक लाने के लिए हमें मिड डे मील जैसी योजना को रखना पड़ता है, और इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो क्या वाकई कुछ ग्राउंड रियलिटीज के साथ हमें वर्कआउट करना चाहिए? डॉक्टर संजय, ध्यान नहीं गया है जिसमें बुनियाद मजबूत करने की बात कही गई है। यदि बुनियाद मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर हायर एजुकेशन पे भी पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे बड़ी चीज है इसका फ्लेक्सिबल होना। जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाला पॉइंट किया गया है, पहले क्या था कि 3 साल तक जो है आप बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अभी तक ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी। अभी मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स लीजिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है दुनिया के सभी बड़े संस्थानों में। 1 साल का आप कोर्स कीजिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का कीजिए तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का कीजिए तो डिग्री मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें ये शामिल कर दिया गया है कि भाई आप 1 साल करते हैं और किसी वजह से सेकेंड ईयर नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें आप निकल सकते हैं। फिर आप 1 साल आके आप फिर से अपने कोर्स में एडमिशन ले लीजिए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो एक तरह से जो क्रेडिट सिस्टम यहाँ बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दुनिया में जहां भी आप बड़े यूनिवर्सिटीज में जाइए तो क्रेडिट
पॉइंट से जुड़ते हैं, इसी क्रेडिट पॉइंट के बेस पे आपको एडमिशन वहाँ पे बाहर की यूनिवर्सिटियों में होता है। जी। तो एक तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे लाने जी, की अभी हमने कोशिश एक की गई। अपने एक एजुकेशनिस्ट से का स्टेटमेंट प्ले किया था, मुबारक कापड़ी, उनका कहना था कि भारत गांव में बसता है। तो मतलब आप बहुत कुछ समझ रहे हैं इससे। मैं एक सवाल आपसे सिर्फ ये करना चाहता हूं कि जो मदरसों का नेटवर्क है पूरे मुल्क में, वो लिटरेसी रेट को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी जो सक्षम नहीं है या उस सलाहियत नहीं है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करके स्कूलों में पढ़ाई कर सके, वो कम से कम एक लिटरेट भी हो जाती है और एक दो लैंग्वेज पर उसकी पकड़ भी हो जाती है। क्या इस मदरसा सिस्टम को बिल्कुल इसे इग्नोर करना और अरबिक जैसे लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखना, क्या आप मानते हैं कि चूक है? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। हम ये बार बार कह रहे हैं और पहले भी हम किसी चैनल पे बोल चुके हैं कि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ कर रहे हैं। आप मादरे जवान की जब आप बात कर रहे हैं, मादरी जुबान की, जी जी, तो ये जो चीज है उसको साथ लेकर चल रहे हैं कि नहीं। यदि आप किसी की संस्कृति को काट करके डेवलपमेंट कर रहे हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है। ये हमने पहले भी कह चुका हूं जी। तो अब ये डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंट थ्री भाषा फार्मूला बनाया गया है। अब थ्री भाषा फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवम त्यागी, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस हमने रेज किया है। आप क्या कहना चाहेंगे फर्दर, शिवम त्यागी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शिक्षा नीति की बात नहीं। अगर किसी भी चीज की हम बात करें, इंप्लीमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहां पर हम इसको 2022-2023 में लाने की बात कर रहे हैं और सारी चीजों को इसी तरह से धरातल पर उतारना है। और एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लगातार आपने इसको बार बार अरबी लैंग्वेजेस पे गए, एक चीज को आपने पकड़कर उसको आगे लेकर गए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हमारे ही देश में संस्कृत को कितना इग्नोर किया, कितनी बार इस बात को इशू को उठाया गया, किसी के द्वारा भी आप बताइए किसने उठाया? बार बार उठाना चाहिए, हमने भी उठाई ये बात। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना कि जैसे हम हार्वर्ड का जिक्र करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल पैरामीटर उसमें हम कहाँ खड़े हैं। अगर आप एक ऐसी जबान जो 50 से ज्यादा कंट्रीज में बोली जाती है, उसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है? मैं क्या कहता हूं, और एक ऐसी जबान जो मेरे देश की जबान है, जो मेरी मातृभाषा रही है, वो भी शामिल होनी चाहिए। उसको इग्नोर किया जा सकता है? वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो भी शामिल होनी चाहिए। उसको किसने कहा नहीं किया जा सकता? इग्नोर किया जा सकता, किसने बोला नहीं? ना डॉक्टर संजय कर रहे हैं और नहीं अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं। उसी को ही को स्ट्रॉन्ग देखिए वही, लेकिन कितना हमने उस पर इंप्लीमेंट किया। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इस इंग्लिश के जमाने में हम अपनी लैंग्वेजेस को छोड़कर कहां चले गए? आप मुझे बताइए, मेरे देश ने आर्यभट्ट दिया, बहारीमीर दिए, भास्कराचार्य दिया, चरक दिए, सुश्रुत जी दिए, चाणक्य जी दिए। इस शिक्षा नीति से क्या मिला हमें? बताइए आप मुझे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश बेहद इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन लैंग्वेज के तौर पर वो जरूर होनी चाहिए। इस देश का जितना भी युवा उसको पढ़ेगा वो बेहतर है। लेकिन जब आप अपनी रूट्स को भूल जाते हैं तो आप कहां होते हैं आप देख लीजिए। और मैं एक और एग्जाम्पल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी जीडीपीज हैं वो सब अपनी मातृभाषा को लेकर आगे जा रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो इसके अलावा चाइना हो। वहां देखिए ना बाकी कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस का क्या हाल है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना सा है कि हां, आप इसमें जरूर कोई कमियां देखेंगे या कमियां दिखाने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस वाले मित्र ने जो मेरा कहा उनको भी मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बात तो मुझे समझ में आती नहीं इनकी कि इन्होंने शिक्षा नीति के बारे में एक शब्द नहीं बोला। आपने इनसे पूछा आपको क्या कमी नजर आई है, इनको कमी क्या लगी कि इनको बुलाया नहीं गया। अरे इतना बड़ा डिसीजन था, हमें बुलाया नहीं। मतलब राहुल गांधी जी को बुलाते, उनको इनवाइट। अजय उपाध्याय जी, बिना बुलाए भी काम बेहतर होगा तो उसकी तारीफ क्यों नहीं की जाए? ये नहीं पता अजय उपाध्याय 3+3+3+4 क्या है? देखिए, भाजपा वाले को तो चिल्लाने की आदत है और उजुल जुलूल बात करने की। अभी तक शिक्षा नीति में क्या सुधार की जरूरत थी और क्या होना चाहिए था, इस पर एक शब्द नहीं बोले उनके तर्जुमान। सिर्फ बातें इधर उधर की घुमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि रुक जाइए, आप मुझे बता दीजिए। मेरी बारी है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अब आप चिल्लाने की आदत अपनी बारी में लंबा भाषण दे दिए, दूसरे की भी सुन लीजिए। भाषण बाद में दे दीजिएगा। शिक्षा नीति की बात है। मैं आप शांति बरतिए ना, बरतिए ना शांति। क्यों कर रहे हैं? भाजपा वाले आपको बुलाया है ना, आप दे रहे हैं ना शिक्षा नीति पर। सिर्फ बात आप इधर उधर कर रहे हैं। बताइए ना, पहली बात आप नीति पर कटाक्ष कीजिए साहब। अभी बात हो रही है मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए ना, विनम्रता के साथ सवाल पूछना भी गुनाह है क्या? कान से सुनिएगा ना शिवम जी, बोलने दिया जाए उन्हें। मुंह से सुनिएगा कि कान से सुनिएगा? आप कान से सुनना है ना तो मुंह बंद कीजिए।
अपना मुंह बंद कीजिए, फिर हम बात करेंगे। आपकी बारी आएगी। आप शिक्षा नीति की बात कीजिए प्लीज, इधर उधर की बात छोड़िए, शिक्षा नीति बताइए। बजट की बात कर रही है अभी सरकार। अब 6% में 6% पे ये बताइए, आज जो 2013-14 में 4.14% शिक्षा का बजट खर्च होता था, आज भारत सरकार 3.2% खर्च कर रही है। कोरोना में 40%, उसमें भी कम करना मतलब 2% पर आने वाली बात है। ये बताइए अब ये 6% किस सदी में लागू होगी सरकार की तरफ से शिक्षा पर खर्च? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आप जो बार बार कहते हैं कि ये शिक्षा का जो जिस तरह से कि सबको मिलेगा, जब आप निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल डिवाइड पैदा कर रहे हैं, गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर, उसके बच्चों का क्या होगा? क्या प्राइवेट शिक्षा एजुकेशन इतना सस्ता हो पाएगा जो उन गरीबों को मिल पाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात, पूरी शिक्षा नीति वक्त में मेरे पास कम है थिंकिंग को, कहीं भी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ध्यान नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय में इनका दमनकारी नीति चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग अपने पॉइंट्स हैं। डॉक्टर संजय बघेल ने बहुत बारीकी से बताया कि जो नीति सामने दिख रही है अभी वो अच्छी है। हमारे उपाध्याय जी भी मान रहे हैं इस बात को कि नीति जो है वो आई है, लेकिन उसके लिए बेसिक और रूट कॉज का काम पिछली सरकारों ने किया भी है, उनका भी ये कहना है। ठीक है, अब शिवम त्यागी कहते हैं कि बहुत बेहतर है, लेकिन तीनों का इस बात पे इत्तेफाक है कि इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखना यह होगा कि इम्प्लीमेंटेशन की हद तक में यह कहां पूरा होता है। जैसे मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल्स बताए हैं, उसका शामिल नहीं होना यह अपने आप में कुछ इंडिकेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए उर्दू के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कि अंग्रेजी में बच्चा पीछे न रहे, ताकि बाकी दुनिया से मुकाबला कर सके। Privatization without strict regularization. बैनुल-अक़वामी ज़बानों में अरबी का शामिल न होना हैरान करता है। सिर्फ कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। अगर देश को